ये ताकतवर ट्रांसमीटर वाला सिगरेट लाइटर करीम भाई ने एस्प्रो टैबलेट बम की 15 टिक्कियों के साथ इसी क्वार्टर के तहखाने की अलमारी में रख दिया था, जहां वायरलेस सेट माइक्रोफिल्म डेवलपमेंट का दूसरा सामान भी रखा हुआ था। ये सिगरेट लाइटर और एस्प्रो बम की टिक्कियां आगे चलकर दुश्मन को मौका ब मौका ख़त्म करने में मेरे काम आ सकती थीं। एस्प्रो टैबलेट बम के बारे में मैं अपने क़ारीन को एक बार फिर बताना चाहता हूँ कि ये किस किस्म के बम हैं। मेरी कमांडो ट्रेनिंग के दौरान ये बम और उनको तैयार करने का नुस्खा मेरे दिल्ली के मुजाहिद कमांडो इंस्ट्रक्टर गुल खान ने दिया था। दिखने में ये सर दर्द दूर करने वाली एस्प्रो की टिक्कियाँ लगती थीं, मगर ये इंतहाई धमाका खेज बम थे। मुजाहिद कमांडो इंस्ट्रक्टर और हाई एक्सप्लोसिव्स के माहिर गुल खान ने हर टिक्किया के अंदर ख़ास केमिकल का मुरक्कब तैयार करके डाल रखा था। जब इस टिक्किया को एस्प्रो की गोली समझकर कोई पानी के साथ निगल लेता था तो 3 और 4 मिनट के अंदर अंदर मैदे में जाकर एस्प्रो की गोली के साथ इसके अंदर छुपा हुआ कीमियाई मुरक्कब भी हल हो जाता था और फिर मैदे के तेज़ाब से हल होकर ये कीमियाई मुरक्कब एक धमाके के साथ फट जाता था और उसके साथ ही दुश्मन के जिस्म के पुर्जे उड़ जाते थे। इसका तजर्बा गुल खान ने दिल्ली शहर के बाहर एक कुत्ते पर किया था। इसने मेरे सामने एक आवारा कुत्ते को पकड़कर दरख्त के साथ बांधा, इसके मुंह में ज़बरदस्ती एस्प्रो टैबलेट बम की गोली डाली। हम घड़ी की सुइयां तकने लगे। गुल खान मुझे साथ लेकर कुत्ते से कोई 15-20 कदम के फासले पर एक दरख्त की ओट में हो गया था। 4.5 मिनट के बाद कुत्ता, जो ज़ोर ज़ोर से भौंक रहा था, सर डालकर बैठ गया। इसका जिस्म ईंटने लगा और फिर एक धमाका हुआ और दूसरे ही लम्हे कुत्ते के जिस्म के पुर्जे इधर उधर बिखरे पड़े थे। गुल खान ने कहा था कि ये कमांडो जासूसी की दुनिया में मेरी एक बिल्कुल नई इजाद है। वो हंसकर बोला, अगर मैं जर्मनी में होता तो हिटलर का गेस्टअप का महकमा मुझे सर आंखों पर उठा लेता, लेकिन मुझे खुशी है कि ये बम इस्लाम के दुश्मनों, पाकिस्तान और कश्मीर के दुश्मनों को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल होगा। मेरी एक्सप्लोसिव्स की कमांडो ट्रेनिंग के दौरान गुल खान ने मुझे इस एस्प्रो टैबलेट बम का पूरा फार्मूला समझा दिया था और लिख कर भी दे दिया था। ये फार्मूला एक कागज़ पर कोड अल्फाज में लिखा हुआ था, यानी कागज़ पर दारचीनी, बादाम, काली मिर्च और सौंफ की मिकदार लिखी थी। एक नज़र देखने से यही लगता था कि ये बड़ी आला किस्म की बिरयानी तैयार करने का नुस्खा है, मगर इन अल्फाज को डीकोड करने से इन केमिकल्स की सही मिकदार और इनके इम्तजाज का फार्मूला सामने आ जाता था। ये फार्मूला भी करीम भाई ने ताकतवर ट्रांसमीटर वाले सिगरेट केस के साथ तहखाने की अलमारी में संभाल कर रख लिया था। तमाम तैयारियां मुकम्मल हो चुकी थी, तोपों के गोले लोड हो चुके थे, सिर्फ पहले फायर के ऑर्डर की ज़रूरत थी। फिर मेरी और इंडियन फौजी हाई कमांड की सीक्रेट जंग शुरू हो जानी थी। इंतज़ार सिर्फ इस बात का था कि पहला गोला किस महाज से फायर किया जाए। इसके लिए हमने जीडी पांडे की बेटी मीनाक्षी वाला महाज चुना था, मगर यहाँ ज़रूरत इस बात की थी कि पहला गोला ही टारगेट पर जाकर लगे। अगर निशाना ख़ता चला गया तो इस बात का खदशा था कि हमें शदीद नुकसान उठाना पड़े। मैं यही सोचता हुआ कमरे में टहलने लगा। कमरे में सिर्फ एक ही मोमबत्ती जल रही थी। मैंने खिड़की खोल दी। बाहर रात की गहरी खामोशी छाई हुई थी। आसमान पर एक जानिब दरख्तों के पीछे चांद तलू हो चुका था, जिसकी फीकी फीकी जर्द चांदनी रात के अंधेरे को दूर करने की नाकाम कोशिश कर रही थी। जिस जगह पर करीम भाई का ये गोदाम नुमा क्वार्टर था, वहाँ से कुछ फासले पर रेलवे लाइन गुजरती थी। मुझे दूर से रेलवे के इंजन की सीटी की आवाज़ सुनाई दी। रेलगाड़ी के गुजरने की आवाज़ कुछ देर तक आती रही और फिर गायब हो गई। खिड़की में से ठंडी हवा आ रही थी। मैं कमरे से निकलकर बाहर दरख्तों के नीचे आकर एक जगह बैठ गया। मेरा दिमाग सिर्फ एक ही बात सोच रहा था कि मैं मीनाक्षी को अपने कब्जे में करने के लिए क्या कर सकता हूँ। मुझे क्या करना चाहिए। मेरी चारों तरफ खामोशी तारी थी। रेलगाड़ी की गुजर जाने के बाद ये खामोशी और ज़्यादा गहरी हो गई थी। रात के पिछले पहर का जर्द और उदास चांद जैसे दरख्तों के पीछे आकर रुक गया था। सिगरेट मेरे हाथ में जल रहा था। ये सिगरेट मैंने करीम भाई की दी हुई डिब्बिया में से कमरे से बाहर आते हुए सुलगा लिया था। मैंने सिगरेट का हल्का कश लगाया और उसे ज़मीन पर मसलकर बुझा दिया। अचानक मुझे पायल की हल्की सी झनकार सुनाई दी। मैं इस झनकार को पहचानता था। ये हवाई मखलूक चंद्रिका की पायल की झनकार थी। झनकार की आवाज़ मेरे करीब से होकर गुजर गई। मुझे चंद्रिका नज़र नहीं आ रही थी। मैंने दिल में बेजारी के साथ कहा कि ये कमबख्त मुझे तंग करने फिर आ गई। मेरा तो ख्याल था कि ये बीकानेर की नंदीकंड की मड़ियों में रह गई होगी। अगर ये मेरा पीछा करती अहमदाबाद भी पहुंच गई थी। मैं चुपचाप बैठा चंद्रिका के ज़ाहिर होने का इंतज़ार करने लगा। मुझे यकीन था कि अगर वो आई है तो मेरे सामने ज़ाहिर ज़रूर होगी, और ऐसा ही हुआ। चंद लम्हों के बाद पायल की झनकार सुनाई दी और फिर आवाज़ आहिस्ता आहिस्ता करीब आने लगी, जैसे कोई गैबी औरत पाँव में पायल बांधे धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रही हो। मैं उसी जगह पर खामोशी से बैठा रहा। झनकार की आवाज़ मेरे करीब आकर रुक गई।
चंद्रिका अभी तक जाहिर नहीं हुई थी। मैं दिल ही दिल में उस बदरूह को बुरा भला कहने लगा। इसके साथ ही चंद्रिका जाहिर हो गई। वो उसी ज़फ़रानी साड़ी में मलबूस थी। माथे पर सोने की जंजीर वाला हीरा चमक रहा था। कानों में भी कीमती पत्थर थे। उसने पहले रोज़ की तरह हाथ बांध रखे थे। मेरी तरफ देखते हुए बोली, मुझे बुरा भला क्यों कहते हो मेरे पतिदेव? कभी मेरी पायल की झनकार सुनकर तुम्हारे दिल की धड़कन तेज़ हो जाती थी और अब मेरी सूरत से भी बेजार हो। मैं चुप बैठा रहा। चंद्रिका ने एक आह भरी और बोली, आह मेरे पतिदेव, इसकी वजह सिर्फ ये है कि तुमने इस बार एक मुसलमान घर में जन्म लिया है। अगर किसी हिंदू के घर में जन्म लिया होता तो तुम्हें मेरे साथ गुजारे हुए पिछले जन्म के सारे वाक़यात, सारी मोहब्बत भरी बातें याद होती। भगवान ने मुझे मेरे किसी महापाप की सज़ा दी है कि तुम्हें किसी मुसलमान के घर में जन्म देकर पिछले जन्म की सारी बातें भुला दी। मुझे इस बदरू पर गुस्सा आने लगा। मैंने कहा, चंद्रिका, तुम एक बदरू हो। तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि जहाँ से आई हो वहीं चली जाओ और मेरा पीछा छोड़ दो। मुझसे तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। मुझे इस बात का फ़ख्र है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक मुसलमान घर में पैदा हुआ हूँ और मुसलमान हूँ। बुत परस्त नहीं, बुत शिकन हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम इस बार जाओ तो दोबारा अपनी शक्ल कभी ना दिखाओ। चंद्रिका ने इसी तरह हाथ बांध रखे थे। चेहरे पर एक गहरी उदासी छाई थी। चांद उसके पीछे खामोश एक जगह रुका हुआ था। उसने आह भरी और कहा, मेरे पतिदेव, तुम हर जन्म में मेरे खामंद रह चुके हो। मेरे पतिदेव, तुम हर जन्म में मेरे खामंद रहे हो और मेरे पतिदेव रहे हो। पिछले जन्म में मैं राजस्थान के राजा के दरबार की नर्तकी थी और तुम दरबार के नर्तकार थे। हम दोनों की राजा ने खुद शादी कराई थी। इस रोज़ महल को चिरागों से सजाया गया था। फिर होनी होकर रही। तुम बीमार पड़ गए और यमदूत ने तुम्हें मुझसे छीन लिया। तुम्हारी मौत के 1 महीना बाद मैं भी जिंदा न रह सकी। नंदीकंड में जहाँ पहली बार मैं तुम्हें मिली थी, पत्थर की छतरी वाली मेरी मढ़ी वहीं मौजूद है और मेरे पाँव के निशान भी हैं। तुम्हारी मढ़ी भी मेरे साथ ही बनाई गई थी। मेरे प्रीतम, मुझे पहचानो, अपनी चंद्रिका को पहचानो। मैंने तंग आकर उसे डांटते हुए कहा, दफ़ा हो जाओ यहाँ से और फिर अपनी शक्ल कभी ना दिखाना, नहीं तो ऐसा अमल पढ़कर फूंकूंगा कि तुम जलकर भस्म हो जाओगे। हवाई मखलूक, या आप यूँ कह लें कि चंद्रिका की बदरू ने अपना सर झुकाया और आंसुओं भरी आवाज़ से बोली, मेरे कुंवर जी, मेरी किस्मत में इस जन्म में आपकी जुदाई लिख दी गई है। मुझे अगले जन्म का इंतज़ार रहेगा, जब तुम भगवान की कृपा से फिर ब्राह्मण के घर में जन्म लोगे। फिर तुम्हें मेरे साथ गुजारे हुए पिछले जन्मों के सारे ज़माने याद आएंगे। फिर हम दोनों हाथ में हाथ डालकर अपने मानस जन्म का सारा रास्ता तय करेंगे। मैंने उठते हुए कहा, खुदा के लिए मेरा पीछा छोड़ दो। चंद्रिका ने आजिज़ी से कहा, कुंवर जी, मुझे इस तरह डांट कर मेरा दिल न तोड़ो। तुमने तो हमेशा मुझे प्रेम भरे शब्दों से पुकारा है। तुम्हारा प्रेम, तुम्हारी मोहब्बत मुझे तुम्हारे पीछे लिए फिरती है। फिर भी मैं अपने आप को तुम्हारे सामने नहीं लाती, क्योंकि मुझे मालूम है कि तुम मुझे नहीं पहचानते और मुझे पसंद नहीं करते। जब तुमने बीकानेर के होटल में एक आदमी का कत्ल किया था तो मैं तुम्हारे कमरे ही में मौजूद थी, मगर मैं सिर्फ इस ख्याल से तुम्हारे सामने नहीं आई कि तुम मेरी शक्ल देखना पसंद नहीं करते।